पिछले बार ये बताया था कि इस लास्ट क्लास में पैरेलल ऑपरेशन और टेस्टिंग इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर्स का पैरेलल ऑपरेशन देख ही रखा है, इसलिए पैरेलल ऑपरेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। पैरेलल ऑपरेशन का जो रीज़न है वो रीज़न आप लोग जानते हैं। क्या रीज़न है कि अगर एक जो भी जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है उसके ऊपर लोड अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आपको लोड शेयरिंग करने के लिए कि जैसे एक मशीन और लगा दी जाए तो पूरा लोड जो एक ट्रांसफार्मर या एक जनरेटर शेयर के ऊपर जो लगा हुआ था उसके बजाय आप दो शेयर कर सकते हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। और इसके अलावा इसमें कुछ और समझने का नहीं है सिवाय इसके कि सर्किट डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल ट्रांसफार्मर्स की तरह से है। अच्छा, बाय द वे ट्रांसफार्मर्स के केस से मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है। ट्रांसफार्मर्स वाले केस में पैरेलल ऑपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना रह गया था, पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट कैसे करते हैं? पोलैरिटी टेस्ट मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया पाया था। वो पोलैरिटी टेस्ट देखिए, पोलैरिटी टेस्ट कैसे होता है। आप लोगों को ये याद होगा कि मैंने ये बताया था कि मान लीजिए ये दो ट्रांसफार्मर्स हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा, और इनको आपको पैरेलल में ऑपरेट करना है। तो आप इतना जानते हैं कि प्राइमरी साइड में आप जो भी वोल्टेज देते हैं सेकेंडरी साइड में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है। तो ऐसे में यहां पर मान लीजिए आपने सप्लाई दी ऐसी, तो इन दोनों में से किसी एक टर्मिनल पर आपको सप्लाई मिलेगी ऐसी और किसी भी एक टर्मिनल पर सप्लाई मिलेगी ऐसी। किस टर्मिनल पर आपको ऐसी ही सप्लाई मिलेगी जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं होगी? वो वाला होगा जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी इन दोनों की सेम होगी। ऐसे ही इसकी और इसकी इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी उल्टी है। इसके कंपैरिजन में ये वाला अगर आप टर्मिनल अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर जो सप्लाई आ रही है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, उल्टी है। तो ऐसे में इसमें भी ट्रांसफार्मर में ये चेक करना पड़ता है कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है वो इसके साथ में मैच कर रही है कि इसके साथ में मैच कर रही है। इसको चेक करने का तरीका क्या है? जो भी एक ट्रांसफार्मर लीजिए, उस एक ट्रांसफार्मर में आप प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के ये दो टर्मिनल शॉर्ट कर दीजिए आपस में। इन दोनों के बीच में एक सप्लाई वोल्टेज लगा दीजिए, एक वोल्टमीटर लगा दीजिए विच इज नोन एज VT, और एक वोल्टमीटर यहां पे लगा दीजिए विच इज नोन एज VS। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपने सेकेंडरी साइड को पूरी तरह से ओपन छोड़ रखा है और प्राइमरी साइड में आपने सप्लाई दे रखी है, सप्लाई दी हुई है DPST के थ्रू आपने इसके अंदर सप्लाई दे रखी है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जिस टाइम आप इसके अंदर सप्लाई दी उस टाइम VS और VT ये दोनों कौन से वोल्टेजेस हैं? देखिए मान लीजिए यहां पर दिस वाज V1 और यहां पर जो वोल्टेज आया था दिस वाज V2। तो V1 और V2 कैसे होंगे? मान लीजिए ये दोनों उल्टे हैं, अगर दोनों पोलैरिटी में उल्टे हैं तो V1 अगर ऐसा है तो V2 ऐसा होना चाहिए, पूरा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए। पूरी तरह से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं होता क्योंकि इन दोनों की अपनी रिएक्टेंसेस भी होती हैं, इसीलिए ये जो V2 होता है वो थोड़ा सा 180 डिग्री से कम रहता है, तो वो ऐसा रहता है। ये हो गया V2। अब ऐसे में ये जो वोल्टेज है यहां से लेके यहां तक का, ये वोल्टेज कौन सा है? ये वो वाला वोल्टेज है विच इज बीइंग मेजर्ड बाय दिस वोल्टमीटर VT, और V1 दिस इज द सेम थिंग एज VS, ये VS है। अब मान लीजिए इसकी और इसकी दोनों की पोलैरिटी उल्टी है, तब ऐसे केस में VT की वैल्यू इतनी होगी और VS की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की होगी। अगर मान लीजिए आपने इसको और इस वाले पॉइंट को उल्टा कनेक्ट कर रखा होता है, इस वाले पॉइंट को यहां पे जोड़ रखा होता, तब इन दैट केस क्या होता? VS और V2 कैसे होते? VS तो ऐसा होता और V2 ऐसा होता। पूरा जितना अल्फा डिग्री जितना यहां पे है उतना अल्फा डिग्री यहां से होता। तो ऐसे केस में VT की वैल्यू ये हो जाती। तो अब इसका मतलब यहां पर ये है कि VT की वैल्यू, VT अगर VS से ज्यादा निकल के आ रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट पोलैरिटीज हैं, opposite polarities, or if VT is less than VS then same polarity। इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पर सप्लाई दी और कोई से दो टर्मिनल्स के बीच में, यहां पर प्राइमरी साइड का एक टर्मिनल और सेकेंडरी साइड का एक टर्मिनल, इन दोनों के बीच में आपने VT वोल्टमीटर लगा दिया, एक वोल्टमीटर आपने यहां लगा दिया। अब ऐसे में ये VT की वैल्यू अगर VS से कम आ रही है, VT की वैल्यू अगर VS से कम अगर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों पोलैरिटी सेम है, इसकी और इसकी पोलैरिटी दोनों सेम है, दोनों में चौक से लेकर करके डॉट लगा दीजिए।
अगर मान लीजिए Vt की वैल्यू Vs से ज्यादा निकल के आ रही है, इसका मतलब ये दोनों पोलैरिटीज उल्टी हैं। ऐसे में एक चौक से डॉट यहां लगाइए और दूसरा चौक से डॉट जो है वो यहां लगा दीजिए, चौक लेकर करके निशान लगा दीजिए। अब ऐसे में ये और ये दोनों इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी इन दोनों की सेम है। इसी तरीके से आपको दोनों ट्रांसफार्मर पे आपको करना है, और वो ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी साइड की जो भी टर्मिनल सेम पोलैरिटी का है, जो भी चौक लगे हुए टर्मिनल है उनको साथ में जोड़ना है, और जो बिना चौक लगे टर्मिनल है उनको साथ में जोड़ना है। अब मान लीजिए क्या है कि दूसरा ट्रांसफार्मर जो था उसमें आपने टेस्ट किया, और उसमें पहले बारे में चौक का टर्मिनल एक ये था एक ये था, दूसरे बारे में एक ये आया तो एक ये आया। अब ऐसे में आपको इस वाले को इस वाले से जोड़ना है, इस वाले को इस वाले से जोड़ना है, और इस वाले को इस वाले से जोड़ना है। इस कंडीशन में इस वाले को इस वाले से जोड़ना है और इस वाले को इस वाले से जोड़ना है। मतलब ये है कि चौक वाले जो पॉइंट्स हैं उनको साथ में जोड़ना है, और जो बिना चौक वाले टर्मिनल्स हैं उनको साथ में जोड़ना है। ये तरीका है पोलैरिटी टेस्ट करने के बाद पैरेलल ऑपरेशन का। चलिए अब ये देखते हैं कि डीसी जनरेटर्स का ऑपरेशन पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है। सेम है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। डीसी जनरेटर्स मान लीजिए एक शंट जनरेटर ये है, दूसरा शंट जनरेटर जो है वो एक और लगा दिया आपने, फॉर एग्जांपल एक ये है, ख्याली आपको ये वाला काम करना है। इसमें ये देखना है कि इसका जो वोल्टेज निकल के आ रहा है और इसका जो वोल्टेज निकल के आ रहा है, ये दोनों वोल्टेज बराबर होने चाहिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने लोड लगा रखा है, उस लोड के साथ में आप इसको यहां से यहां जोड़ देते हैं और यहां से यहां जोड़ देते हैं। तो जितनी भी लोड शेयरिंग, जितनी करंट जा रही है इसके अंदर, लोड करंट दैट इज इक्वल टू करंट सप्लाइड बाय जनरेटर 1 I1 एंड करंट सप्लाइड बाय जनरेटर 2 I2। इन दोनों का करंट का जो सम है दैट इज इक्वल टू IL। सो IL इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये करंट शेयरिंग हो रही है, जिसकी भी इंटरनल इंपीडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वेरी कम होगी, मतलब जो भी करंट ज्यादा सप्लाई कर रहा है और कोई दोनों में से कोई करंट कम सप्लाई कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई कर रहे हैं। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द पैरेलल ऑपरेशन। अब तीन तरह के टेस्टिंग देखिए, इसके अंदर टेस्टिंग क्या होती है। तीन तरह के टेस्ट होते हैं, और टेस्ट किस लिए होते हैं? डीसी मशीन पे जो टेस्ट किए जाते हैं, डीसी मशीन पे टेस्ट करने का पर्पस होता है उनकी एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ट्रांसफार्मर के केस में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा था ऑल्ड एफिशिएंसी क्या होती है। ऑल्ड एफिशिएंसी के केस में आप आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी नापते थे, और आप ये देख रहे थे कि आउटपुट पावर जितनी आई मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितनी देर तक वो आउटपुट निकाला गया। तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उसमें ये नाप रहे थे। इस कंडीशन में आपको नापना क्या है, इसमें खाली पावर नापनी होती है कि कितना आउटपुट पावर निकल रही, कितनी इनपुट पावर दी जा रही है, उसका रेशियो लेते हैं। दैट इज बेसिकली द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब यहां पर हम टेस्टिंग देख रहे हैं, डीसी मशीन की टेस्टिंग। और टेस्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ब्रेक टेस्ट, दूसरा है हॉपकिंसन टेस्ट, और तीसरा है स्विनबर्न्स टेस्ट। तीनों टेस्ट जो हैं वो डीसी मशीन की एफिशिएंसी निकालने के लिए है, लेकिन इन पर्टिकुलर ब्रेक टेस्ट जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ ओनली डीसी मोटर्स। खाली डीसी मोटर्स के लिए यूज करा जाता है। हॉपकिंसन और स्विनबर्न्स दोनों आप डीसी मशीन के लिए जनरल यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ब्रेक टेस्ट कैसे करते हैं। ब्रेक टेस्ट में क्या करना है, जो मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है, इस मोटर के जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर आपने पुली लगा दी, पुली, और पुली में आपने लगाई बेल्ट। ये बेल्ट आपने लगा दी, और बेल्ट को किस तरह हम जोड़ रखा है, इसका साइड व्यू लेके दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए पुली है, पुली के साथ में बेल्ट ये आ रही है यहां, और इससे पूरी लगी हुई यहां तक पहुंची, और यहां से ये हो गई, ये पूरी बेल्ट है। अब इसके बाद में यहां पूरा फ्रेम है,
और इसमें यहां फ्रेम से आपने लगा रखे हैं स्प्रिंग बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस जो है वो इस बेल्ट के साथ में जोड़ रखे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की रीडिंग मिल जाती है। तो यहां पर इसमें कसने का तरीका दे रखा है, इसको आप टाइट कर सकते हैं। इसको टाइट कर दिया, इसकी रीडिंग मान लीजिए हुई 60 kg आ गई और इसकी रीडिंग आ गई 50 kg। तो ये 60 kg मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा था, तो 60 kg जो ये फोर्स लग रहा है ये इस बेल्ट को इस तरफ खींच रहा है, यानी कि इसके डायरेक्शन के साथ ये डायरेक्शन इसी तरफ जा रहा है और ये इसको इस तरफ ही खींच रहा है। ये 50 kg इसको इधर खींच रहा है, इसका मतलब उल्टी तरफ खींच रहा है। एक सीधी तरफ खींच रहा है, एक उल्टी तरफ खींच रहा है। तो नेट इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया जा रहा है? दैट इज 60 - 50। 60 - 50 बराबर 10 kg। 10 kg का फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। इसका फायदा देखिए क्या होता है, 10 kg का लगा हुआ है। लेट अस से कि इसकी रीडिंग वाज S1 और इसकी रीडिंग वाज S2। मोटर में आपने वोल्टमीटर और एमीटर दोनों लगा रखे हैं, जिससे कि आप इसका आउटपुट इससे आप इनपुट नाप सकते हैं। इसका इनपुट नापने के लिए आपने वोल्टमीटर एमीटर लगा रखे हैं। तो सिंस यू नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट बराबर कितना हो गया? इनपुट है V × I, जितना वोल्टेज दिया और जितनी करंट दी, दैट इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है? P, और P के बारे में हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू T ओमेगा। आउटपुट पावर इसमें मैकेनिकल है, मैकेनिकल फॉर्म में से पावर मिल रही है, इसका मतलब P बराबर T ओमेगा होता है। तो P बराबर T ओमेगा, टॉर्क कितना है और ओमेगा कितना है? ओमेगा बराबर कितना होता है? T इज इक्वल टू F × R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओमेगा बराबर होता है 2πN। तो सेम चीज आपको यहां लिख लेनी है। F क्या है? F की वैल्यू हो गई S1 - S2। फिर से लिख देता हूं, ये P इज इक्वल टू T ओमेगा, T इज इक्वल टू F × R, ओमेगा इज इक्वल टू 2πN। या अगर आप इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड के बजाय रेवोल्यूशन पर मिनट में अगर आप लेते हैं तो दैट बिकम्स N/60। ये हो गया 2πN/60। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इसका मतलब T × ओमेगा, इसका मतलब F × R मल्टीप्लाइड बाय 2πN/60, 2πN/60 होल थिंग अपॉन V × I। F बराबर कितना है? दैट इज इक्वल टू S1 डिफरेंस S2। S1 और S2 की जो भी रीडिंग्स निकल के आ रही है केजीज में है, इसमें जो भी बड़ी है उसमें से दूसरी वाली को माइनस कर दी, दैट इज द रीडिंग ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 9.81 न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 इंटू R रेडियस, मतलब इसका जो भी इसका रेडियस निकल के आ रहा है वो आप पुली का डायमीटर निकाल लीजिए, पुली का सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, थ्रेड से सर्कमफ्रेंस पूरा नाप सकते हैं। नापने के बाद में उसको डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर R। वो R की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाइड बाय 2πN/60, 2πN/60 होल थिंग अपॉन VI। दिस इज द वैल्यू फॉर एफिशिएंसी। ये वैल्यू एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाती है ब्रेक टेस्ट से। तो बड़ा आसान काम है, आप खाली इतना को याद रखना है कि इनपुट पावर बराबर VI, ये VI होती है, और आउटपुट पावर बराबर P × T ओमेगा, P इज इक्वल टू T × ओमेगा। T की वैल्यू F × R होती है, ओमेगा की वैल्यू 2πN/60 होती है, और फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं हॉपकिंसंस टेस्ट क्या होता है। हॉपकिंसंस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। और हॉपकिंसंस टेस्ट में आप ये वाला काम करते हैं, दो आइडेंटिकल मशीन लेते हैं, बिल्कुल एक जैसी मशीन, दो मशीन्स बिल्कुल एक जैसी वो आपने ली और उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं। जैसे क्या है, कई बार बच्चे ये वाले जो छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं कि एक मशीन दूसरी मशीन को चला रही है और वो मशीन इस मशीन को चला रही है, दोनों दूसरे को चलाते जा रहे हैं। तो जनरेटर है,
जनरेटर के अंदर से आउटपुट आ रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपने दे रखा है मोटर के अंदर, और मोटर का जो आउटपुट आ रहा है वो मैकेनिकल है, वो आपने जनरेटर के अंदर दे रखा है। ये मान लीजिए जनरेटर है और ये मान लीजिए मोटर है। तो मोटर का जो आउटपुट है विच इज मैकेनिकल, वो आपने इसके अंदर फीड कर रखा है कपल करके, इसमें से पावर इसमें जा रही है, तो ये मैकेनिकल पावर इसके अंदर दे रहा है, और जनरेटर में से जो इलेक्ट्रिकल पावर निकल रही है वो आपने जोड़ रखी है इसके अंदर, तो सप्लाई इसके अंदर जा रही है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या इसको ऐसा करके अगर हम छोड़ दें, जनरेटर की सप्लाई मोटर में दे करके और मोटर की सप्लाई जनरेटर में दे करके अगर छोड़ दें, तो क्या ये मशीन चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो कितनी देर तक चलती रहेगी? आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बात क्या है, लॉसेस, मोटर के अंदर भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं, जनरेटर के अंदर भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो इसलिए अगर इनके अंदर लॉसेस नहीं हो रहे होते तो हमेशा ऐसा चलता रहता है कि दोनों दूसरे को फीड करे जा रहे हैं और ये मशीन फॉरएवर रन करे जा रही है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, मोटर के अंदर भी और जनरेटर के अंदर भी, इसी वजह से ऐसा हो जाएगा कि कुछ टाइम के बाद में लॉसेस सप्लाई करने के चक्कर में जितनी इनके अंदर पावर बन रही है वो लॉसेस को सप्लाई करती रहेगी, और ये जो भी पूरा सेटअप है पूरा बंद हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वाली चीज है। तो आप खाली इसके अंदर काम करते क्या है कि इसको आपने मेन जो सप्लाई जो जा रही है, मेन सप्लाई के साथ में भी आपने इसको जोड़ रखा है, मोटर की सप्लाई आपने मेन सप्लाई से भी ले रखी है। ये मान लीजिए मेन सप्लाई जा रही थी, तो आपने इसको यहां से और यहां से इस तरफ से भी सप्लाई दे रखी है। लेकिन बात क्या है कि थोड़ा बहुत जितना लॉसेस है, दिस लॉसेस आर सप्लाइड बाय द मेन सप्लाई, बाकी मेन चीज दोनों एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। जितना लॉसेस वाला पार्ट है दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द मेन सप्लाई। ये तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि मैं इसके इक्वेशंस आपको बता देता हूं। मोटर करंट, जितना मोटर करंट इसके अंदर जा रहा है, दिस इज द मोटर करंट IM, दिस इज इक्वल टू जितना करंट जनरेटर से आ रहा है IG, और जितना करंट यहां से आ रहा है दैट इज IL लाइन से। सो IM मोटर करंट इज इक्वल टू IG प्लस IL। तो मोटर करंट जो है वो जनरेटर से जितना सप्लाई आ रही है और मेन सप्लाई में से जितनी आ रही है दैट इज इक्वल टू IG प्लस IL। ये हो गया। मोटर इनपुट इज इक्वल टू V इंटू IM, और जनरेटर आउटपुट इज इक्वल टू V इंटू IG। अगर मोटर की एफिशिएंसी इज ईटा M, जनरेटर की एफिशिएंसी इज ईटा G। अब मोटर आउटपुट, अगर मोटर इनपुट ये है, देन मोटर आउटपुट कितना हो जाएगा? एज यू नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। मोटर इनपुट आपको पता है VIM, इनपुट आपको पता है, एफिशिएंसी आपको निकालनी है, यानी आउटपुट आपको निकालना है, आउटपुट बराबर एफिशिएंसी इनटू इनपुट। सो दिस इज इक्वल टू ईटा M इनटू मोटर इनपुट विच इज V इंटू IM। और उसी तरह से जनरेटर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट बराबर आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। सो दिस इज VIG अपॉन ईटा G। अब इतना आपको पता है कि मोटर आउटपुट इज इक्वल टू जनरेटर इनपुट। मोटर आउटपुट इज इक्वल टू जनरेटर इनपुट। तो मोटर आउटपुट कितना है? ईटा M इंटू VIM। दिस इज इक्वल टू जनरेटर इनपुट। जनरेटर इनपुट की वैल्यू VIG अपॉन ईटा G। तो VIG अपॉन ईटा G। V अगर कैंसिल कर दें और वैल्यूज अगर इनकी पुट अप कर दीजिए तो आपको जो मिलता है दैट इज दिस, ईटा M ईटा G इज इक्वल टू
IG upon IM। फिलहाल आप लोगों को हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में इतना जानना जरूरी है, ऑल्दो इसमें एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन फिलहाल आप यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस मच एट दिस स्टेज, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस मच। बाकी डिटेल्स जो हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी, और फिलहाल हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। इसमें से एफिशिएंसी एक्चुअली कैसे निकाली जाती है, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वी कैन कवर इट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट्स ओके, दिस इज ओके, ठीक। देन लास्ट पार्ट इज स्विनबर्न्स टेस्ट। स्विनबर्न्स टेस्ट के बारे में मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं। मोटर के अंदर आप लोगों को इतना ये वाली चीज पता है कि दो तरह के लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस कौन से होते हैं? विच आर नॉट लोड डिपेंडेंट। लोड डिपेंडेंट नहीं होते, लोड कम कर दिए या ज्यादा कर दीजिए, लोड जीरो कर दीजिए या लोड मैक्सिमम कर दीजिए, कांस्टेंट लॉसेस उतने के उतने ही रहते हैं। वेरिएबल लॉसेस कौन से होते हैं? जो कॉपर लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस का मतलब I²R लॉसेस। तो स्विनबर्न्स टेस्ट के अंदर आपको खाली इतना काम करना है, ध्यान दीजिए। स्विनबर्न्स टेस्ट में आप ये वाला काम करते हैं कि कांस्टेंट लॉसेस वो आप मेजर कर लेते हैं नो लोड पर। नो लोड पर मशीन को आप रन करिए और जितना उसके अंदर इनपुट जा रहा है दैट इनपुट इज इक्वल टू नो लोड लॉस। स्विनबर्न्स टेस्ट के अंदर देख लीजिए, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं, इक्वेशंस यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ। स्टेप नंबर 1 इज नो लोड रनिंग करिए एंड मेजर इनपुट पावर। नो लोड पर जिस टाइम हम रन कर रहे हैं उस टाइम इनपुट पावर इज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कांस्टेंट लॉसेस। क्योंकि नो लोड पर लोड आपने लगा ही नहीं रखा है, इसलिए आप बड़े सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि उसका जो आउटपुट जा रहा है, मशीन का जो आउटपुट है दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने कोई लोड लगा ही नहीं रखा है। तो नो लोड पर जितना भी इनपुट पावर जा रही है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। अब इसके बाद में जिस टाइम आप इसको ऑन लोड रनिंग करेंगे, ऑन लोड रनिंग करिए एंड मेजर कॉपर लॉसेस। ऑन लोड रनिंग करके आप इसे कॉपर लॉसेस निकालेंगे। जिस लोड पर भी आपको रन कर रहा है उस लोड पर रन करके आप कॉपर लॉसेस निकालेंगे। सो दैट वे यू कैन गेट कांस्टेंट लॉसेस एज वेल एज वेरिएबल लॉसेस। दोनों लॉसेस आपको मिल गए। इनपुट और आउटपुट आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। लॉसेस आपको इस तरह से मिल जाते हैं। आउटपुट और इनपुट वो चीजें आप मेजर करते हैं and in this way you can calculate the value for efficiency। आउटपुट और इनपुट दोनों मेजर नहीं करते हैं। मोटर के केस में मान लीजिए आप ऐसे में अगर मोटर रन कर रहे हैं, मोटर के केस में इनपुट मेजर करना आसान काम है बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिकल इनपुट। देन मोटर के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट माइनस this loss, let us call this iron loss and this is basically copper loss. Input minus iron loss minus copper loss upon input। मोटर केस में ये वाली एफिशिएंसी हो जाएगी। और जनरेटर के केस में, जनरेटर अगर आप निकालेंगे तो उसमें एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट। इसमें आउटपुट मेजर करना आसान काम है। आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस plus copper loss। This completes the Swinburne's test and this also completes your first machines, यानी कि DC machines वाला section, machines 1, electrical machines 1, this completes that।